इंट्रो है और इस हवाले से अच्छा जो प्रेजेंटेशन बेसिकली यहाँ दिखाने का जो मकसद है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है। वेरी सिमिलर, बड़े सिंपल वे में है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और लेट मी मूव। ईआरपी बेसिकली आप सबको पता ही होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली एक जर्मन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ईआरपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम, एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। एक जर्मन कंपनी से आईबीएम के 5 लोगों ने मिलके 1972 के अंदर इस कंपनी को फॉर्म किया और फॉर्म करने के बाद फिर अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की। इनकी जो प्रोडक्ट की जो खसूसियत थी वो ये थी कि बेसिकली ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और किसी भी डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट होके काम करती थी। फॉर एग्जांपल विंडोज़ के सर्वर्स के साथ या यूनिक्स के सर्वर के साथ या लिनक्स के साथ, इसी तरह ओरेकल के डेटाबेस, एसक्यूएल के डेटाबेस, इन्फॉर्मेक्स और DB2 इस तरह के तमाम डेटाबेस के साथ ये मिलकर काम करती थी। अच्छा, अब SAP क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसके बुनियादी यहाँ तो सिर्फ ये 8 रीज़न है, लेकिन अब मज़ीद जो आप इसमें देख भी रहे होंगे और भी बहुत से हैं। जो पहला है इसकी ग्लोबल बेसिस। ग्लोबल बेसिस का मतलब ये है कि वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनीज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन प्रैक्टिसेस को इन्होंने अपनी इस प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट किया और उन प्रोसेसेस की स्टैंडर्डाइजेशन। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये बेसिकली फास्ट स्पीडी है। फास्ट स्पीडी का मतलब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी जो लिमिटेड कनेक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी ये ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और यूजर्स को सीमलेस नज़र आता है कि जब वो सिस्टम को एक्सेस कर रहा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी फुल चेंजेस के हवाले से जो बिजनेस है आईटी के हवाले से, कि मिसाल के तौर पे विंडोज़ अपग्रेड हो गई, आपका सर्वर्स अपग्रेड हो गए, आपकी डेटाबेस अपग्रेड हो गई, आपकी एप्लीकेशन अपग्रेड हो गई, इस हवाले से ये फ्लेक्सिबल है और इसके डिफरेंट पैचेस होते हैं जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। सेकंड चीज़ है इसकी बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये हुआ मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो उन प्रैक्टिसेस को भी ये इनकॉर्पोरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से था। अच्छा, एजिलिटी जो है वो क्विकनेस और अलर्टनेस से मुराद ये है कि हर स्टेज के ऊपर ये यूज़र फ्रेंडली है और यूज़र्स को हर स्क्रीन के ऊपर ये फैसिलिटेट करता है कि उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करनी है। SAP की किसी भी स्क्रीन पे रखकर अगर आप वहाँ पे किसी भी फील्ड पे रख के आप जब F1 प्रेस करते हैं तो वो आपको उसके मुताबिक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन दे देता है कि इस फील्ड का मकसद क्या है और ये किस तरह का डेटा रिसीव करेगा। इसी तरह एक्सटेंडेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हुआ है। जो एक और इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ है वो है रिसर्च न्यू अपॉर्चुनिटी। रिसर्च न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये हुआ कि आजकल की बिजनेस डिमांड को देखते हुए और बिजनेस की डिमांड को देखते हुए तो ये कि तमाम चीज़ें ब्राउज़र बेस और मोबाइल बेस बेसिकली बिजनेस यूज़ करना चाहता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो उसका अपना एनवायरनमेंट हो या उसके एनवायरनमेंट से हटके किसी भी एनवायरनमेंट पे उसकी इंटीग्रेशन वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, और उन एरिया में भी रिसर्च कर रहा है जो बिजनेस की अपकमिंग डिमांड है, लाइक सेंसर्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है ये, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन पे भी काम कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी ये, बल्कि साथ साथ ये नॉलेज शेयरिंग भी करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इन द सेंस कि ये डिफरेंट इनके अपने वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट्स के मुतालिक और अपकमिंग प्रोडक्ट्स के मुतालिक प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स डिमांड को शेयर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इंडस्ट्री ने कहाँ जाना है, ठीक है। दुनिया में ये कुछ बड़े नाम हैं जैसे कि जो तमाम आईटी बिजनेस इंडस्ट्रीज को लीड कर रहे होते हैं, जिसमें IBM है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, SAP है, ठीक है। अच्छा, अब क्रिएटिविटी का फोकस का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हैं एग्जिस्टिंग उन चीज़ों को मज़ीद फ्लेक्सिबल करके और एक ईजीएस्ट वे में उनको प्रोवाइड करें,
बहुत सारी चीज़ें जब हम डिटेल में जाएँगे तो उसको देखेंगे। तो कहने का मकसद इन्होंने बुनियादी इन चीज़ों पे काम किया जो इनकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी। शुरू में SAP R2 कहलाता था। R2 का मतलब ये कि रिलीज़ 2 कहलाता था। रिलीज़ 2 को मैं आपको यहाँ इस तरह दिखा सकता हूँ कि रिलीज़ 2 में क्या होता था, जो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन डेटाबेस लेयर होती थी, ये दोनों एक सर्वर पे हुआ करती थी और प्रेजेंटेशन लेयर क्लाइंट के पास इंस्टॉल्ड होती थी। लेकिन फीचर की डिमांड के साथ और कुछ जो इंसिडेंट्स की वजह से उन्होंने क्या किया, इसको फ़ौरन ही जल्दी 3 टियर पे लिया है। 3 टियर का मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन का सर्वर अलग कर दिया, डेटाबेस का सर्वर अलग कर दिया और प्रेजेंटेशन लेयर इसकी अलग कर दी। इसकी आसानी ये हुई कि कभी भी अगर डेटाबेस करप्ट हो जाती थी तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, उसका सेटअप और उसकी इंटीग्रेशन करने में जो टाइम दरकार होता था वो डिले नहीं आता था। अच्छा, R3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है, जब एंड यूज़र जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो वो रिक्वेस्ट बेसिकली डिस्पैचर पे आती है। अगर वर्क प्रोसेसर उसके खाली होते हैं और अगर खाली होते हैं तो फ़ौरन ही रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, डेटाबेस को रिक्वेस्ट करते हैं और क्लाइंट को उसका रिस्पॉन्स कर देते हैं। अगर सारे वर्क प्रोसेसर किसी रिक्वेस्ट में बिजी हो गए तो डिस्पैचर का काम ये होता है कि वो रिक्वेस्ट को क्यू में लगा देता है और जैसे ही वर्क प्रोसेसर खाली होता है तो क्यू से निकालता है, वर्क प्रोसेसर पे हैंडओवर कर देता है। और इस तरह ये पूरी रिक्वेस्ट की साइकिल चल रही होती है। अच्छा, अब SAP के अंदर बेसिकली बहुत से मॉडल्स हैं। इसमें 2 मेन एरियाज होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, SAP के अंदर एक होता है टेक्निकल एरिया, एक दूसरा उसका फंक्शनल एरिया होता है। टेक्निकल एरिया उन लोगों के लिए होता है जो बेसिकली प्योर IT रिलेटेड होते हैं। इसमें डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, जिसमें प्रोग्रामिंग्स हो गई, जिसमें इंटीग्रेशंस के काम हो गए सारे, जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशंस हो गई, इंस्टॉलेशन हो गई, ये सारी चीज़ें टेक्निकल साइड पे आ जाती हैं। जो फंक्शनल साइड होता है, फंक्शनल साइड के लिए आपको IT का लिटरेट होना ज़रूरी नहीं होता। इसका मतलब ये कि फंक्शनल साइड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके मुतालिक मालूम हो। हाँ, ये ज़रूर करता है कि आपको जो बिज़नेस के प्रोसेसेस होते हैं, जो भी अपने अपने एरिया के अंदर, मिसाल के तौर पर फंक्शनल एरिया के अंदर यहाँ पे तो ये सिर्फ चंद दिखाए गए, मगर इसके अलावा भी SAP के बहुत से मॉडल हैं। अच्छा, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, दीज आर द वेरी कॉमन वन। फाइनेंस के अंदर आते हैं तो उसके अंदर मज़ीद उसकी डेप्थ आती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो फाइनेंस आता है, कंट्रोलिंग आता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आती है, ट्रेजरी है और कंट्रोलिंग और रियल एस्टेट मैनेजमेंट आई है। HR में आते हैं, उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ें आ रही होती हैं और उसके साथ साथ उसके पेरोल है, उसके फैमिली डेटा होता है, उसका हिस्टोरिकल डेटा जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, वो तमाम ह्यूमन रिसोर्स में आ रही है। ठीक है। अच्छा, लॉजिस्टिक के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्शन प्लानिंग हो गई, मटेरियल मैनेजमेंट होगा, वेयर हाउस हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर ये अपने अपने एरिया के अंदर ये कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, जो फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं वो किसी भी एक मॉडल, एक या एक से ज़्यादा मॉडल के कंसल्टेंट हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन उनके अपने इंटरेस्ट पे, उनकी स्किल्स के ऊपर। अगर हम MM की तरफ देखें तो यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, मटेरियल मास्टर, वेंडर है, परचेजिंग का है, प्राइसिंग प्रोसीजर्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, वेंडर एवेल्यूशंस होती हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा जो SAP की जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी होती है वो एजाइल होती है। इसमें ये करता है कि क्विकली वो ये कहता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उसमें स्कोपिंग को आप 1 से 2 महीने के अंदर मुकम्मल कर लेते हैं। एनालिसिस जो है 3 से 6 महीने ले रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन आती है सिस्टम की, उसके बाद सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है और फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ होता है। इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में जहाँ पर टेस्टिंग होती है, ट्रेनिंग होती है और जो कट ऑफ वगैरह के साथ डेटा उसमें सिस्टम में अपलोड किया जा रहा होता है। तो ये एक छोटा सा लुक है इस हवाले से कि आपको पता हो
ये SAP किस तरह काम करता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा SAP की स्क्रीन के मुतालिक लिए चलता हूँ। थोड़ा-सा अगर आप देखें, SAP का लुक एंड फील कुछ इस तरह का होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक के अंदर ये तमाम मॉडल्स जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाए थे, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनमें मटेरियल मास्टर मैनेजमेंट हो गई, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्शन हो गई। मटेरियल मास्टर में आते हैं तो फर्दर इसके अंदर ड्रिल डाउन करके बहुत सी चीज़ें, मास्टर डेटा, परचेजिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। परचेजिंग में जब आते हैं तो यहाँ पे आपके पास फर्दर ड्रिल डाउन पे डिफरेंट नोड्स के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें परचेज ऑर्डर हो गया, परचेज रेक्विजिशन हो गई और एग्रीमेंट्स हो गए, ऑपरेशंस हो गई। ये सारी चीज़ें इस एरिया में आती हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एरिया में आते हैं तो यहाँ पे गुड्स के मूवमेंट हो गई, रिजर्वेशंस हो गई, प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, तो SAP की जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भी एक परचेज ऑर्डर जो बना हुआ होता है, उसकी किसी भी एक फील्ड के ऊपर रख कर जब आप वहाँ पे F1 प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपको उसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देता है, बजाय इसके कि आपका आपकी हेल्प अलग हो और आपका सॉफ्टवेयर अलग हो। क्या करता है, वो यहीं पे आपको सिस्टम का एक्सेस दे देता है। अभी एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि SAP का लुक एंड फील क्या होता है। अच्छा, जब तक ये डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ जॉब्स चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा ये डिले है। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है, हमारी जो यहाँ ओमनी एकेडमी जो कंसल्टेंसी दे रही होती है SAP की, उसका एडवांटेज ये है कि वो ना सिर्फ आपको इनिशियल से लेके चलते हैं, तमाम चीज़ें बताते हैं, उसका मास्टर डेटा, उसका ट्रांजेक्शनल डेटा, सिस्टम का सेटअप बताते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसके साथ रिलीज भी शेयर करते हैं। अच्छा, खाली यही नहीं है, बल्कि ये भी होता है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो आपके साथ मौजूद होता है, बजाय इसके कि वो आपको मटेरियल दे दे और आपको कहें कि वो आप मटेरियल को पढ़ के आइएगा, कोई चीज़ हो तो पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं करते, बल्कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि आप लोग को इक्विप करना, यानी वो तमाम नॉलेज प्रोवाइड कर देना कि जो SAP में, ताकि आप अपने आराम से इस अपने कैरियर को बूस्ट कर सकें और कैरियर को टूवर्ड्स SAP के प्रोफेशन में ला सकें। तो ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है और यही हमारा मोटिव भी है कि हम पाकिस्तान की जो रिसोर्स है हमारी, हम उसको इतना इनेबल करें कि ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जाके अपनी सलाहियतों को बरूकार ला के पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और ख़ुद भी बेनिफिट लें और कंट्री को भी बेनिफिट दें। इस हवाले से यहाँ तक है, कोई स्क्रीन अगर आ जाए सर, इनका मैसेज मैं भी मैसेज, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए स्क्रीन आ रही है, मैं यहाँ पे रख के जब इसको F1 करता हूँ तो सिस्टम क्या करता है, मुझे उससे रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये शॉर्ट टेक्स्ट पूरी इसकी डिटेल आ गई। ये शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, तो SAP की हर फील्ड पे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब आपने ये पूछा कि बेसिकली ओरेकल है या सैप, विच वन इज़ बेटर। देखें, मैंने आपको बताया था कि ये लीडिंग है, सारे 4 बड़े प्लेयर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिनमें ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, SAP है और IBM है। तो हर एक की अपनी स्पेशलिटी होती है। ओरेकल जो पॉपुलर हुआ वो अपनी डेटाबेस की वजह से पॉपुलर हुआ।
लेकिन SAP जो इंडस्ट्री में पॉपुलर हुआ वो अपनी ERP की वजह से, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं। SAP लीडिंग ERP एप्लीकेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट विद इन पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप ERP में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट टू गो टू विद SAP। अगर आप डेटाबेस साइड पे जाना चाहते हैं तो आप ओरेकल की तरफ जा सकते हैं। आपका कोई और क्वेश्चन है उसामा? SAP के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं जिनमें मैंने आपको दिखाया था कि कुछ तो मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे, जिसमें MM है और प्रोडक्शन प्लानिंग है, ठीक है। तो अब आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप मुझे लिख देंगे तो आई वुड प्रेफर कि जो सप्लाई चेन में यानी जो मटीरियल मैनेजमेंट है ये इज द कोर ऑफ एवरी मॉड्यूल, ठीक है। यानी प्रोडक्शन प्लानिंग भी इस पर बेस कर रहा होता है, सेल्स भी इस पर बेस कर रही होती है, और सेल्स को करेंगे जब मटेरियल होगा, और फाइनेंशियल जब भी बनेंगे जब आपके पास कोई इन्वेंट्री सेल हो रही होगी और उसके अगेंस्ट में आपका प्रॉफिट आ रहा होगा। तो जो MM है इसका करियर प्रोजेक्शन से बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत अच्छा है, और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत है इस हवाले से। अच्छा, इंटरमीडिएट विद वेब डेवलपमेंट कोर्सेज का मतलब ये कि अगर आप वेब डेवलपमेंट के अगर कोर्सेज करना चाहते हैं, तो अगर आप IT से रिलेटेड हैं तो फिर आप SAP के जो टेक्निकल एरिया मैंने आपको बताया था जिसमें ABAP और एडमिनिस्ट्रेशन थी, और अगर आप ERP में एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट जिसमें आपको इतना ज़्यादा IT की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ प्रोसेसेस वगैरह का पता होना चाहिए और वो हम बताते भी हैं, तो उस हवाले से तो आप SAP की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और तो आप उसमें आप ABAP 4 की तरफ आप मूव कर सकते हैं जैसे विद इन SAP। बट प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको ज़रूरी होता है कि आप प्रोसेस कैसे चल रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्योंकि SAP की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो आप प्रोग्रामिंग करना आप लोग के लिए चैलेंज होगा। तो ठीक है उसामा, तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो बहुत शुक्रिया सेशन अटेंड करने का। तो सुने ना, मैं ये रिकॉर्डिंग फिर आपके साथ शेयर कर दूँ, और हमारा सेशन क्योंकि जल्दी शुरू होने वाला है, तो अगर आप अपने आप को जितनी जल्दी इनरोल कर लेंगे तो आसानी ये होगी कि फिर हम आपका कोर्स जल्दी शुरू कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैं उस काम से फिर बात कर लूँगी। जी बिल्कुल।